मित्रों नमस्कार। आज मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुना रहा हूँ। 2 दिन विलंब हुए, कुछ कारण थे। चलिए, आज मैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की एक वो कहानी सुना रहा हूँ जो साबित करती है कि कोई कथा सम्राट यूं ही नहीं होता। समाज में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको बड़े संवेदनात्मक ढंग से उनके जमीनी स्तर पर उतर कर जब रचनाकार उस संवेदना को व्यक्त करता है तो कोई कथा सम्राट होता है। आज़ादी की लड़ाई में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े नेताओं ने त्याग किए, बड़े बड़े कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिए, मगर एक छोटी सी महिला अम्बा जिसका पति छकौड़ी लाल है, छकौड़ी लाल और उसकी पत्नी अम्बा ने अपने देश की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए स्वदेशी वस्त्रों की जो अपनापन था, विदेशी वस्त्रों का जो बहिष्कार था, उसके लिए क्या त्याग किया। अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो गई अम्बा, मगर उस विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए अपने पति का साथ देती है। भले उसके लिए घर बेचना पड़ता है। शीर्षक है तावान। तावान का अर्थ होता है दंड। कोई आर्थिक रूप से जब समाज के लोग दंड लगाते हैं तो वो तावान कहा जाता है। ये कहानी आज़ादी के पहले यानी गुलाम भारत की है। दुकानदारों पर जो उस समय के स्वयंसेवक थे, कार्यकर्ता थे, राजनीतिक कार्यकर्ता, वो स्वदेशी वस्त्रों की बिक्री के लिए और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए जो आंदोलन चल रहा था, एक दुकानदार पर दंड लगाते हैं। और दंड के बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं सीधे सीधी तावान कहानी। छकौड़ी लाल ने दुकान खोली और कपड़े के थानों को निकाल कर रखने लगा कि एक महिला 2 स्वयंसेवकों के साथ उनकी दुकान छेकने आ पहुंची। छकौड़ी के प्राण निकल गए। महिला ने तिरस्कार करके कहा, क्यों लाला, तुमने सील तोड़ डाली ना? अच्छी बात है, देखें तुम कैसे एक गिरह कपड़ा भी बेच लेते हो। भले आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है, आजादी का संग्राम। देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो। डूब मरना चाहिए। औरतें तक घरों से निकल पड़ी हैं, फिर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। तुम जैसे कायर देश में न होते तो इसकी यह अधोगति न होती। महिला कार्यकर्ता धिक्कार रहा है छकौड़ी लाल को। छकौड़ी ने वास्तव में कल कांग्रेस की सील तोड़ डाली थी। यह तिरस्कार सुनकर उसने सिर नीचा कर लिया। उसके पास कोई सफाई न थी, कोई जवाब न था। उसकी दुकान बहुत छोटी थी, लेहने पर कपड़े लाकर बेचा करता था, यही जीविका थी। इसी पर वृद्धा माता, रोगिणी स्त्री, वही अम्बा, रोगिणी स्त्री और 5 बेटे बेटियों का निर्वाह होता था। जब स्वराज संग्राम छिड़ा और सभी बजाज विलायती कपड़ों पर मुहर लगवाने लगे तो उसने भी मुहर लगवा ली। वह छकौड़ी लाल भी नहीं चाहता था कि विदेशी कपड़े मिले, इसलिए इसने विदेशी कपड़ों पर उसने भी मुहर लगवा ली स्वयंसेवकों से कि मैं इसको नहीं बेचूंगा, मगर घर की लाचारी इसको बेचने के लिए विवश करती है। कपड़ों पर मेल न, इसलिए 10-5 थान स्वदेशी कपड़ों को उधार लाकर दुकान पर रख लिए, पर कपड़ों का मेल न था, इसलिए बिक्री कम होती थी। कोई भूला भटका ग्राहक आ जाता तो रुपया 8 आने में बिक्री हो जाती। दिन भर दुकान में तपस्या सी करके पहर रात को घर लौट जाता। गृहस्थी का खर्च इसी बिक्री से क्या चलता। कुछ दिन कर्ज वर्ज लेकर काम चलाया, फिर गहने बेचने की नौबत आई। यहाँ तक कि अब घरों में कोई ऐसी चीज न बची जिससे 2-4 महीने पेट का भूत सिर से टाला जाता। उधर स्त्री का रोग असाध्य होता जाता था। बिना किसी कुशल डॉक्टर को दिखाए काम न चल सकता था। इसी चिंता में डूब उतरा रहा था कि विलायती कपड़े का एक ग्राहक मिल गया जो एक मुश्त 10 रुपए का माल लेना चाहता था। इस प्रलोभन को वह रोक न सका। उसकी इच्छा तो थी कि वह विदेशी कपड़े न बेचे, मगर घर की जो माली हालत थी, घर में दाने दाने की जो मोहताजियत थी, उससे बेचारा विवश होकर एक 10 रुपए के ग्राहक के लिए अपने ही लिए संकल्प को तोड़ता है। स्त्री ने सुना तो कानों पर हाथ रखकर बोली, मैं तो मुहर तोड़ने को कभी न कहूंगी। डॉक्टर तो कुछ अमृत न पिला देंगे। तुम नक्कू क्यों बनो? नक्कू बने तुम नीच क्यों बनो समाज के सामने? बचना होगा बच जाऊंगी, मरना होगा मर जाऊंगी, बेआबरू तो न होगे। मैं जी कर भी क्या उपकार कर रही हूं और सबों
और सबको दिल कर रही और सबको दिक कर रही हूं, देश को स्वराज मिले तो लोग खुशी हों, भला से मैं मर जाऊं। हजारों आदमी जेल जा रहे हैं, कितने घर तबाह हो गए, तो क्या सबसे ज्यादा प्यारी मेरी ही जान है? वो 10 रुपया जो बेचता है उसका पति छकौड़ी लाल की पत्नी की इलाज करा सके, मगर पत्नी उससे दवा खाने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए एक आम आदमी का अपनी स्वतंत्रता के लिए त्याग। पर छकौड़ी इतना पक्का ना था, अपना बस चलते वह स्त्री को भाग्य के भरोसे न छोड़ सकता था। उसने चुपके से मुहर तोड़ डाली और लागत के दामों पर 10 रुपए के कपड़े बेच दिए। अब डॉक्टर को कैसे ले आए, स्त्री से क्या पर्दा रखना, उसने जाकर साफ साफ सारा वृतांत कह सुनाया और डॉक्टर को बुलाने के लिए चला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं, अगर तुमने जिद की तो मैं दवा की तरफ आंख भी न उठाऊंगी। छकौड़ी और उसकी मां ने रोगिणी को बहुत समझाया, पर वह डॉक्टर को बुलाने पर राजी न हुई। छकौड़ी ने 10 रुपए उठाकर घर के कुइयां में फेंक दिया, घर के कुआं में फेंक दिए और बिना कुछ खाए पिए किस्मत को रोता झींकता दुकान पर चला आया। उसी वक्त पिकेट करने वाले आ पहुंचे और उसे फटकारना शुरू कर दिया। पड़ोस के दुकानदार ने कांग्रेस कमेटी में जाकर चुगली कर दी। बगल के दुकानदारों ने चुगली कर दी कि ऐसा किया है छकौड़ी लाल ने, अब तो आफत आने वाली है। थोड़ा सा दृश्य बदलता है। छकौड़ी ने महिला के लिए अंदर से लोहे की एक टूटी बेरंग कुर्सी निकाली और लपक कर उसके लिए पान लाया। जब वह पान खाकर कुर्सी पर बैठी तो उसने अपराध के लिए क्षमा मांगी। बोला, बहन जी, बेशक मुझसे यह अपराध हुआ है, लेकिन मैंने मजबूर होकर मुहर तोड़ी। अब कि मुझे माफी दे दीजिए, फिर ऐसी खता न होगी। देशवासियों ने थानेदारों के रौब के साथ कहा, यो अपराध क्षमा नहीं हो सकता, तुम्हें इसका तावान तो देना पड़ेगा। उस स्वयंसेवक महिला ने फरमान दिया कि अब तो तुमने तोड़ा है अपने ही संकल्प को, इसलिए तुम्हें तावान तो देना होगा। जब एक तावान तो देना होगा, तुमने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। आज भी बायकॉट कमेटी में यह मामला पेश होगा। छकौड़ी बहुत ही विनीत, बहुत ही सहिष्णु था, लेकिन चिंताग्नि में तप कर उसका हृदय उस दशा को पहुंच गया था जब एक चोट भी चिंगारियां पैदा करती हैं। तिनक कर बोला, तावान तो मैं न दे सकता हूं, न दूंगा। हाँ, दुकान भले ही बंद कर दूं, और दुकान भी क्यों बंद करूं? अपना माल है, जिस जगह चाहूं बेच सकता हूं। अभी जाकर थाने में लिखा दूं तो बायकॉट कमेटी को भागने की राह न मिले। जितना भी दबता हूं उतना ही आप लोग दबाती हैं। तब भी कार्यकर्ता छोटे छोटे व्यापारियों को दबाते थे आंदोलन के नाम पर। यह बेचारा अपनी पत्नी की इलाज करने के लिए ऐसा किया था, मगर कोई उसके दर्द को सुनने के लिए तैयार न था। इसने शिकायत की बात कह दी। यह कहते कहते महिला का चेहरा गर्व से तेजवान हो गया। कई आदमी जमा हो गए और सबके सब छकौड़ी को बुरा भला कहने लगे। छकौड़ी को भी मालूम हो गया कि पुलिस की धमकी देकर उसने बहुत बड़ा अविवेकी का काम किया है। लज्जा और अपमान से उसकी गर्दन झुक गई, मुंह जरा सा निकल आया, फिर उसने गर्दन नहीं उठाई। सारा दिन गुजर गया और धेले की बिक्री न हुई। आखिर हार कर उसने दुकान बंद कर दी और घर चलाया। दूसरे दिन प्रातः काल बायकॉट कमेटी ने एक स्वयंसेवक द्वारा उसे सूचना दे दी कि कमेटी ने उसे 101 रुपये का दंड दिया है। 101 रुपये का दंड फरमाइश हो गई। छकौड़ी इतना जानता था कि कांग्रेस की शक्ति के सामने वह सर्वथा अशक्त है। उसकी जबान से जो धमकी निकल गई उस पर उसे घोर पश्चाताप हुआ, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दुकान खोलना व्यर्थ था। वह जानता था कि उसकी ढेले की भी बिक्री न होगी। 101 देना उसके बूते से बाहर की बात थी। 2-3 दिन चुपचाप बैठा रहा। एक दिन रात को दुकान खोलकर सारी गांठें उठाकर घर ले आया और चुपके बेचने लगा। पैसे की चीज ढेले में लुटा रहा था और वह भी उधार। जीने के लिए कुछ आधार तो चाहिए था, मगर उसकी यह चाल भी कांग्रेस से छिपी न रही। चौथे ही दिन गोविंदो ने कांग्रेस को खबर पहुंचा दी। उसी दिन तीसरे पहर छकौड़ी के घर पर पिकेटिंग शुरू हो गई। अब की सिर्फ पिकेटिंग शुरू न थी, स्यापा भी था। 5-6 स्वयंसेविकाएं आई और इतने ही स्वयंसेवक द्वार पर स्यापा करने लगे, धरना देने लगे। छकौड़ी आंगन में सिर झुकाए खड़ा था। कुछ अकल काम न करती थी। इस विपत्ति को कैसे टाले। रोगिणी स्त्री साइवान में लेटी हुई थी। वृद्धा उसके सिरहाने बैठी पंखा जल रही थी और बच्चे बाहर स्यापे का आनंद उठा रहे थे। स्त्री ने कहा, इन सब से पूछते नहीं खाए क्या? छकौड़ी बोला, किससे पूछूं? सब
जब कोई सुने भी तो जाकर कांग्रेस वालों से कहो हमारे लिए कुछ इंतजाम करें, हम भी कपड़े को जला देंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपया महीना तो दे दें, 25 रुपया महीना तो दे दे। वह भी यहाँ कोई सुनने वाला ना था। तुम जाओगे भी या यहीं से कानून बघाड़ने लगोगे? क्या जाऊं, उल्टे और लोग हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो जितने दुकान खोली उसे दुनिया लखपति ही समझने लगती। आज भी यह व्यापारियों का दर्द है कि दुकान खोलना, व्यापार करना माने करोड़पति समझा जाना। समझने लगती है तो खड़े खड़े ये गालियां सुनते रहोगे। तुम्हारे कहने से चला जाऊं मगर वहां ठिठोली की सिवा और कुछ ना होगी। हाँ, मेरे कहने से जाओ, जब कोई ना सुनेगा हम ही कोई राह निकालेंगे। छकोड़ी ने मुंह लटकाए, कुर्ता पहना और उस तरह कांग्रेस का दफ्तर चला गया जैसे कोई मरणासन्न रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाया जाता है। आगे अब वो कांग्रेस के कार्यालय में पहुंचता है। कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने परिचय दिए के बाद पूछा, तुम्हारे ही ऊपर बायकॉट कमेटी ने 101 रुपये का ताइवान लगाया है? जी हाँ, तो रुपया कब दोगे? कांग्रेस की ऑफिस में जाता है मगर वहां भी उसके दर्द को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं उससे पूछते हैं कि तुम पर ही तो 101 रुपया लगा है। जी हाँ, तो रुपया कब दोगे? मुझसे ताइवान देने की सामर्थ्य नहीं है, मुझ में तावान देने की सामर्थ्य नहीं है। आपसे मैं सत्य कहता हूं, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। घर की जो जमा जत्था थी वह सब बेचकर खा गया। अब आपने तावान लगा दिया है, दुकान बंद करनी पड़ी है, घर पर कुछ माल बेचने लगा, वहां स्यापा बैठा गया। अगर आपकी यही इच्छा हो तो हम सब दाने बगैर मर जाएं तो मार डालिए और मुझे कुछ नहीं कहना। बेचारा अपने दर्द को सुनाता है कांग्रेस के प्रधान को। छकोड़ी जो बात कहने घर से चला था वह उसके मुंह से ना निकली। उसने देख लिया कि यहां कोई उस पर विचार करने वाला नहीं है। आंदोलन तो है मगर तब के कांग्रेसी उस व्यापारी के दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, विचार करने वाला नहीं है। प्रधान जी ने गंभीर भाव से कहा, तावान तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें छोड़ दूं तो इसी तरह और लोग भी करेंगे। फिर विलायती कपड़ों की रोकथाम कैसे होगी? मैं आपसे जो कह रहा हूं उस पर आपको विश्वास नहीं आता। मैं जानता हूं तुम मालदार आदमी हो। प्रधान कहता है, मैं जानता हूं तुम मालदार आदमी हो। मेरे घर की तलाशी ले लीजिए, मैं इन चकमों में नहीं आता। प्रधान उस गरीब के दर्द को नहीं समझता है। छकोड़ी ने उदंड होकर कहा, तो यह कहिए कि आप देश सेवा नहीं कर रहे हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। नेता तब भी बेदर्द हुआ करते थे। पुलिस वाले कानूनी पहलू से लेते हैं, आप गैर कानूनी पहलू से लेते हैं, नतीजा एक है। आप भी अपमान करते हैं, वह भी अपमान करते हैं। मैं कसम खा रहा हूं कि मेरे घर में खाने का दाना नहीं है, मेरी स्त्री खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है, फिर भी आपको विश्वास नहीं आता। आप मुझे कांग्रेस का काम करने के लिए नौकर रख लीजिए, 25 रुपये महीने दीजिएगा, इससे ज्यादा अपनी गरीबी का और क्या प्रमाण दूं। अगर मेरा काम संतोष के लायक न हो तो 1 महीने के बाद मुझे निकाल दीजिएगा। यह समझ लीजिए कि जब मैं आपकी गुलामी करने को तैयार हुआ हूं तो इसके लिए मुझे दूसरा कोई आधार नजर नहीं आता है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। अपना दर्द सुनाता है। हम व्यापारी लोग अपना बस चलते किसी की चाकरी नहीं करते। जमाना बिगड़ा हुआ है, नहीं 101 के लिए इतना हाथ पांव न जोड़ना पड़ता। प्रधान जी हंसकर बोले, यह तो तुमने नई चाल चली। चाल नहीं चल रहा हूं, अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हूं। कांग्रेस के पास इतने रुपए नहीं है कि वह मोटों को खिलाते फिरे। अब भी आप मुझे मोटा ही कहे जाएंगे? दर्द नहीं सुन रहा है वह नेता। अभी आप मुझे मोटा ही कहे जाएंगे? तुम मोटे ही हो ही, मुझ पर दया जरा भी न कीजिएगा। अब वो दया की भीख मांगता है। प्रधान ज्यादा गहराई से बोले, छकोड़ी लाल, मुझे पहले से इसका विश्वास नहीं आता कि आपकी हालत इतनी खराब है। अगर विश्वास आ भी जाए तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने महान आंदोलन में कितने ही घर तबाह हुए होंगे, हम लोग सभी तबाह हो रहे हैं। आप समझते हैं हमारे सिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपका तावान मुआफ कर दिया जाए तो कल ही आपके 20 भाई अपनी मुहरें तोड़ डालेंगे और हम उन्हें किसी तरह कायल न कर सकेंगे। आप गरीब हैं लेकिन आपके सभी भाई तो गरीब नहीं हैं। तब तो सभी अपनी गरीबी के प्रमाण देने लगेंगे। मैं किस किस की तलाशी लेता फिरूंगा। इसलिए जाइए, किसी तरह रुपए का प्रबंध कीजिए और दुकान खोलकर कारोबार कीजिए। ईश्वर चाहेगा तो वह दिन भी आएगा जब आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। नेताओं ने तभी से आश्वासन देना शुरू कर दिया था कि आंदोलन में साथ दो, मैं
तुम्हें मुनाफे के मार्ग पर ले चलूंगा। कहानी अपने अंतिम छोर पर चलती है। छकौड़ी घर पहुंचा तो अंधेरा हो गया था। अब जब कांग्रेस के प्रधान से उसकी बात नहीं बनी, उसके दर्द को नहीं महसूस कर सका, तो वो हार थका हुआ शाम को घर लौटता है। अभी तक उसके द्वार पर स्यापा हो रहा था। घर में जाकर स्त्री से बोला, आखिर वही हुआ जो मैं कहता था, प्रधान जी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं आया। स्त्री का मुरझाया हुआ बदन उत्तेजित हो उठा। वह उठ खड़ी हुई और बोली, अच्छी बात है, हम उन्हें विश्वास दिला देंगे। मैं अब कांग्रेस के दफ्तर के सामने ही मरूंगी। बीमार तो थी ही, दफ्तर के सामने ही मरूंगी। मेरे बच्चे उसी दफ्तर के सामने विकल हो होकर तड़पेंगे। कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखला देंगे। मैं इसी मरी हुई दशा में भी कांग्रेस को तोड़ डालूंगी। और तो अभी इतने निर्दयी हैं, वह कुछ अधिकार हो जाने पर क्या न्याय करेंगे? बड़ा सा प्रश्न है कि ये कांग्रेस वाले आजादी की लड़ाई में जब हम गरीबियों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो जब उनको अधिकार मिल जाएगा तो क्या करेंगे? आज देखने के लिए पूरा देश देख रहा है। एक इक्का बुला लो, खाट की जरूरत नहीं, वही सड़क कराने मेरी जान निकलेगी। जनता ही के बल पर तो वह कूद रहे हैं। मैं दिखा दूंगी, जनता तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी है। इस अग्निकुंड के सामने छकौड़ी की गर्मी शांत हो गई। कांग्रेस के साथ इस रूप में सत्याग्रह करने की कल्पना ही से वह कांप उठा। सारे शहर में हलचल पड़ गई। हजारों आदमी आकर यहाँ दशा देखेंगे, संभव है कोई हंगामा भी हो जाए। यह सभी बातें इतनी भयंकर थी कि छकौड़ी का मन कातर हो गया स्त्री के इस निर्णय से। उसने स्त्री को शांत करने की चेष्टा करते हुए कहा, इस तरह चलना उचित नहीं है अम्बे। अम्बा नाम है उसका। मैं एक बार प्रधान जी से फिर मिलूंगा। अब रात हुई, स्यापा भी बंद हो जाएगा, कल दिखी जाएगी। अभी तो तुमने पथ्य भी नहीं दिया है। प्रधान जी बेचारे बड़े असमंजस में पड़े हुए हैं। प्रधान के भी दर्द को समझता है छकौड़ी। कहते हैं, अगर आपके साथ रियायत करूं तो फिर कोई शासन ही न रह जाएगा। मोटे मोटे आदमी भी मुहरे तोड़ डालेंगे, ये आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा। और जब कुछ कहा जाएगा तो आपकी नजीर पेश कर देंगे। अगर आपको माफ कर दिया तो कल माफी कराने वालों की लाइन लग जाएगी। अम्बा एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ी छकौड़ी का मुंह देखती रही, फिर धीरे से खाट पर बैठ गई। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। यही विचार मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। उसकी उत्तेजना गहरे विचार में लीन हो गई। कांग्रेस की और अपनी जिम्मेदारी का ख्याल आ गया। प्रधान जी के कथन को कितना सत्य था यह उससे छिपा ना था। उसने छकौड़ी से कहा, तुमने आकर यह बात तो नहीं कही थी कि इससे आंदोलन खराब हो जाएगा? छकौड़ी उठा। उस वक्त मुझे उसकी याद न थी। यह प्रधान जी ने कहा है या तुम अपनी तरफ से मिलाकर कह रहे हो? नहीं, उन्होंने खुद कहा है। मैं अपनी तरफ से क्यों मिलाता? बात तो उन्होंने ठीक ही कही। हम तो मिट जाएंगे, हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। रुपए कहां से आवेंगे? भोजन के लिए तो ठिकाना ही नहीं है। दंड कहां से दे? और कुछ नहीं है, घर तो है। और कुछ नहीं है, घर तो है। ये देखिए त्याग की पराकाष्ठा। घर तो है, इसे रेहन रख दो। अब विलायती कपड़े भूल कर भी न बेचना। सड़ जाए कोई परवाह नहीं। तुमने सील तोड़कर यह आफत सिर ले ली। मेरी दवा दारू की चिंता न करो। ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। वो अपने प्राण की बाजी लगा देती है कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगी। मुझको दवा की जरूरत नहीं, और दवा के लिए अपने संकल्प को तोड़ने की जरूरत नहीं। मेरी दवा दारू की चिंता ना करो। ईश्वर की जो इच्छा होगी वह होगा। बाल बच्चे भूखे मरते हैं, मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी होगा। ये स्वतंत्रता के लिए आम आदमी का संकल्प है। एक आम महिला जो जर्जर अवस्था में, मरणासन अवस्था में है, मगर वह भी देश की आजादी के लिए अपना त्याग करती है। मरते हैं तो मरने दो। देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी दशा हमारी दशा से भी खराब है। हम न रहेंगे, देश तो सुखी रहेगा। ये अटूट पंक्तियां हैं। छकौड़ी जानता था, अम्बा जो कहती है वह करके रहती है। छकौड़ी जानता था, अम्बा जो कहती है वह करके रहती है। कोई उज्र नहीं सुनती, वह सिर झुकाए अम्बा पर झुंझलाता हुआ घर से निकलकर महाजन के घर की ओर चल देता है। वह घर से निकलकर महाजन के घर चला जाता है। अब उसने संकल्प ले लिया है कि वह घर बेचकर सही कांग्रेस के 101 रुपए के तावान को अदा करेगा, मगर उसकी पत्नी के संकल्प को झुकने नहीं देगा। उसकी पत्नी ने महसूस किया है कि अगर आज मैं अपना त्याग नहीं करूंगा तो अपना देश सुखी नहीं हो सकेगा। मित्रों,
कहानी समाप्त हो जाती है। आपने देखा कि एक आम महिला जो बीमार है, उसके पति को दंड का 101 रुपए देने की स्थिति नहीं है, वो विलायती कपड़े नहीं बेचना चाहता, फिर भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए वो त्याग करता है अपने संकल्प का, और बेच के रुपए चाहता है पत्नी का इलाज कराए। मगर कांग्रेस का जो 101 रुपए का दंड लगा है, उस जुर्माने को देने की स्थिति नहीं है। कांग्रेस के लोग समझते भी नहीं हैं। तो अंत में समझती है वो अम्बा नाम की महिला और कहती है जाने दो, कुछ भी नहीं है देने को, तो घर तो है, उस घर को बेचकर भी तावान दो, ताकि ये जो स्वदेशीपन का संकल्प है वह समाप्त नहीं हो सके। अपना देश आजाद होगा तो हम खुशहाल होंगे। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मैंने ये कहानी प्रेमचंद की आपको सुनाई, तावान इस इरादे से सुनाई कि इस देश में जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े कलेक्टर बने फिरते हैं, उनका ही त्याग नहीं है। वो बड़े बड़े वंश और परिवार वाले ही नहीं हैं जो परिवारवाद और अपने अपने दरबारवाद में घिरे हुए हैं। देश तो उन गरीबों ने भी आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। उनके पास दंड के रुपए देने के लिए नहीं थे, वो चाहते तो पुलिस में खबर कर सकते थे, आंदोलन को कमजोर कर सकते थे, मगर नहीं, अपने आप को कमजोर करके, अपने घर को गिरवी रखकर, बेचकर भी अपने राष्ट्र के लिए गए स्वयंसेवकों के संकल्प में साथ देने का एक सशक्त नहीं, एक जर्जर महिला संकल्प दिखाती है। ये कहानी तावान मुंशी प्रेमचंद की उन कहानियों में से है जो छोटे से इस विषय पर एक निर्धन, गरीब, लाचार व्यापारी की पत्नी जो अब मरणासन्न है, अपना घर बेचकर भी राष्ट्र के स्वदेशीपन के उत्थान के लिए, राष्ट्र की आज़ादी के लिए, राष्ट्र की खुशहाली के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होती है। एकमात्र घर का सहारा है, उसे भी बेच देने के लिए तैयार होती है। मित्रों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने विचार से हमें अवगत कराएंगे, ताकि पुनः एक अच्छी कहानी लेकर आपके बीच आ सकूं। साहित्य सुने, लोगों को सुनाएं। आज अच्छाइयाँ मिट रही हैं, हम और आप उस अच्छाई को विस्तार दें, रफ्तार दें, तो लगता है कोई आम आदमी ही उठ खड़ा होगा, जो आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में भी ये आम आदमी ही राष्ट्र की संकल्पना को, राष्ट्र की समृद्धि को आगे ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये तावान कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, ये मेरा आपसे आग्रह है। नमस्कार, नमस्कार।